Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Microeconomics chapter number 2, lecture number 3. थर्ड लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इन 3 पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है? इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज, ये जो टर्म है, इस टर्म में जो डिफाइन किया गया है, जो आपके सामने एक डेफिनेशन दिया गया है, उस डेफिनेशन में हम कुछ पॉइंट्स पहले हाईलाइट कर दें। सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दूसरा पॉइंट है स्कार्स रिसोर्सेज, तीसरा प्रॉब्लम है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और चौथा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इन इन शब्दों को हमने क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज को समझने के लिए ये 4 पॉइंट्स को समझ लेना होगा। यानी अगर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज किया जाए, कौन सा रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो स्कार्स है। स्कार्स आपको पता है, स्कार्सिटी का बात डिमांड के कंपैरिजन में होता है, डिमांड और सप्लाई के कंपैरिजन में होता है। अगर रिसोर्सेज का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम कहेंगे रिसोर्सेज स्कार्स है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो स्कार्स है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना। अब बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे होगा? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, आपको पता है कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में से अगर मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर लिया जाए अवेलेबल रिसोर्सेज से, अवेलेबल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में स्कार्स होगा, तो अवेलेबल रिसोर्सेज से जब आप अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के ज्यादातर वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे, तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। तो इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। और बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे होगा? जब रिसोर्सेज से ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज से, स्कार्स रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के ज्यादातर वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। दूसरा पॉइंट जो आज का है हमारा, दूसरा पॉइंट वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें सबसे पहला जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, वो ये व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस किया जाए, यानी किस गुड्स का प्रोडक्शन हो, और दूसरा ये कि उस गुड्स का क्वांटिटी क्या हो। यानी इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम का दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर एक केयरफुल होने का जरूरत है। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन अगर बात हो रहा है तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स में पहले प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर तीनों यानी कंप्लीट सेंट्रल प्रॉब्लम्स का बात हो रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में करना है। इसको प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन भी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, हर अर्थव्यवस्था में बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है। जैसे कि अभी हमारे करंट सिचुएशन में आपको पता है कि हम सब गुड्स प्रोड्यूस करने पे फोकस नहीं कर सकते। इस तरीके से सिर्फ अभी फोकस किन चीज़ों पे है? अभी सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज के प्रोडक्शन पे फोकस है। कल तक बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियल नहीं थी, आज वो एसेंशियल कैटेगरीज के लिस्ट में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन द कोविड-19 सिचुएशंस, वेंटिलेटर्स हो गया, वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, मास्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पीपीई किट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल कमोडिटीज़, खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग वाटर एंड गुड्स के प्रोडक्शन का बात नहीं कर सकते, राइट? तो यानी हर समय एक इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनको कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। यही प्रॉब्लम हर एक प्रोड्यूसर के सामने भी होता है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस करना है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना चाहता है। जब ये डिसीजन लिया जाता है तो इस डिसीजन को लेने के लिए जो पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए, यानी एक जो प्रोड्यूसर जो पॉइंट को ध्यान में रख सकता है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी क्या है अवेलेबल, यानी जिन गुड्स का प्रोडक्शन करना है उस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट क्या आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, डिमांड कितना होगा उस गुड्स का, उस गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रह करके प्रोडक्शन किया जाता है।
दूसरा जो हमारे सामने सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो है हाउ टू प्रोड्यूस का, यानी प्रोडक्शन कैसे करना है। ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अगर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का, तो आपको पता है कि बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन आप कंप्लीटली लेबर से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया, कंप्लीट मशीन का इस्तेमाल करके भी हो सकता है, मैक्सिमम मशीनरीज का भी इस्तेमाल करके भी सकता है, तो हाँ हो सकता है, यस हो सकता है। तो अब सवाल है कि हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का। पहला जो टेक्नोलॉजी है उसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा है। इंटेंसिव टेक्निक क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। यानी एक अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डिंग का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग के बनाने में ज्यादा से ज्यादा अगर हमने लेबर इस्तेमाल किया है तो ये होगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ज्यादातर मशीनरीज लगा रखी है, बड़ी बड़ी हेवी इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इस प्रॉब्लम में, यानी इस ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन, क्या लेबर का ज्यादा इस्तेमाल हो उस अर्थव्यवस्था में या मशीनरीज का ज्यादा इस्तेमाल हो। तो एक इकोनॉमी जब ये डिसाइड कर रहा होता है तो उसको ये देखना होता है कि लेबर की अवेलेबिलिटी कितना है और मशीनरीज की अवेलेबिलिटी कितना है। इसमें दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो लेबर है उसका अवेलेबिलिटी के बारे में जब हम बात करें, तो जब लेबर अवेलेबिलिटी के बारे में बात हो रहा है तो आप ये समझिए कि लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी हो, वहां पर आप क्या चाहेंगे? वहां पर आप ऑब्वियसली उस इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो वो अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। लेकिन अगर ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है और वहां पर हम लेबर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगा। वहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा? वहां पर हमको मशीनरीज का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयमेंट इसमें ज्यादा जनरेट होता है लेकिन प्रोडक्शन स्लो होता है। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का फायदा ये है कि यहाँ पर लेबर कम इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉयमेंट लेस जनरेट होगा लेकिन प्रोडक्शन तेज होगा। और ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि इनका कौन सा कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि कंप्लीट लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करना भी सही नहीं होता या कंप्लीट मशीन का इस्तेमाल करना भी सही नहीं होगा। तो एक प्रोड्यूसर को, अगर हम प्रोड्यूसर लेवल पे यानी इंडिविजुअल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लेवल पे बात करें, तो एक प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है, जिस लेवल पे, उस लेवल पे क्या सही रहेगा, यानी कितने लेबर का इस्तेमाल करना सही रहेगा, कितने मशीन्स का इस्तेमाल करना सही रहेगा, यानी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ढूंढने का जरूरत होगा। वहीं एक अर्थव्यवस्था जब ये डिसीजन ले रही हो तो उस अर्थव्यवस्था को ये सोचना पड़ेगा क्या लेबर ज्यादा इस्तेमाल उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या है और मशीन के को प्रोड्यूस करने में कितना सक्षम है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना होता है। बहरहाल एक प्रोड्यूसर्स के गाइडिंग पॉइंट जो ये होते हैं, यानी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, यानी प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट पे किया जाए। अगर प्रोडक्शन को मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट पे हम करते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और एफिशिएंट टेक्निक एक सब्जेक्टिव टर्म है, वो सिचुएशन वाइज चेंज करेगा, एक इकोनॉमी वाइज चेंज करेगा। अर्थ अलग अलग अर्थव्यवस्था में बेहतर एफिशिएंट टेक्निक क्या होगा, वहां पर उस अर्थव्यवस्था को अलग डिसाइसिव होना पड़ेगा, अलग तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स को अपने बेसिस पर डिसाइड करना होता है। तो प्रोड्यूसर्स यही देखेगा कि उसके लिए रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कॉस्ट मिनिमम आए। तो ऐसे ऐसे टेक्निक का अडॉप्शन किया जाना चाहिए। ये सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे सामने यहाँ पर यानी सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस में कौन से फैक्टर्स हैं जो गाइडिंग फैक्टर्स के तौर पे काम करेंगे प्रोड्यूसर्स के लिए। तो उसमें पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स
अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्निक। एक तो ये कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है, और दूसरा ये प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला ये पॉइंट है, और दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, या कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा अवेलेबल है, दोनों का कॉस्ट क्या आएगा। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके तब ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। बहरहाल सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, और ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कितना है, दो है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो तीसरा प्रॉब्लम है इसको हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बारे में बात किया जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को लेंगे तो इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, जो सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उसको सोसाइटी में कंज्यूमर के बीच कैसे बांटा जाए, ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हॉट फॉर हुम टू प्रोड्यूस का एक एस्पेक्ट है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मान लीजिए हमने फैन प्रोड्यूस किया है तो फैन सबके लिए प्रोड्यूस किया है, अगर हमने एसी प्रोड्यूस किया है तो एसी सबके लिए प्रोड्यूस नहीं किया है। एसी को खरीदने के लिए बहुत लिमिटेड लोगों का वो कैपेसिटी होता है, तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हमने प्रोड्यूस किया है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो गुड्स और वो सर्विस जिसका प्रोडक्शन हुआ है और जिसको डिस्ट्रीब्यूट, जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर करेंगे अपने सोसाइटी में। जो कंज्यूमर है वो सोसाइटी में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन से कंज्यूमर किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जब इस एस्पेक्ट को देखा जाएगा तो ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट जो हमारे सामने है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने से इनकम आएगा। अब उस इनकम को, ये जो पैसे प्रोड्यूसर के पास आए, वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्रोड्यूसर उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल जो मटेरियल्स खरीदा था उसके ऊपर खर्च किया उसने, जो लेबर है, लेबर जो है उसको पेमेंट करेगा फॉर द सर्विसेज जो लेबर से मिला है उसको। जो कैपिटल, जो पूंजी उसने लगाया या किसी और से कैपिटल लिया है तो उसको इंटरेस्ट देगा। और जो किसी ने भी, जिस किसी ने भी अपना रिसोर्सेज लैंड दिया हो तो उसके लिए इंटरेस्ट, उसके लिए जो है वो रेंट दिया जाएगा। और जो बच जाता है, यानी वो एंटरप्रेन्योर जिसने उस बिजनेस को चलाया, जो बच जाएगा वो मुनाफा लेगा। यानी जो भी पैसे अर्न होते हैं गुड्स और सर्विस को बेचने से, उन पैसों का बंटवारा, तो ये दूसरा एस्पेक्ट है किस चीज का, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का, यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उससे आने वाले इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो एक तरफ है गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, और दूसरी तरफ है उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किन कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, कौन मिडिल क्लास के लिए है, कौन पुअर के लिए है, कौन अपर मिडिल क्लास के लिए, कौन सा गुड्स जो है रिचर सेक्शन के लिए। और दूसरी तरफ जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट है उसमें 4 पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनकम जो जनरेट होता है उसका। पहला है लैंड, लैंड जो जिन लोगों ने लगाया हुआ होता है, जिन लोगों ने भी रिसोर्सेज दिया हुआ है, उन सबको उन रिसोर्सेज का पेमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ जिसको हम रेंट कह सकते हैं, रॉयल्टी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो लेबर लगे हैं उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उनको वेजेस दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने कैपिटल लगाया है, लोन दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और चौथा जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो इन 4 चीजों पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जो फैक्टर्स जो ध्यान में रखना होता है, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं वो ये है कि सोशल जस्टिस और इक्विटी, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। हालांकि ये पॉइंट जो है वो हर जगह फिट नहीं होता है। फिर हम लोग जब बात करेंगे अलग अलग अर्थव्यवस्था में, तो अलग अलग अर्थव्यवस्था जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड एस्पेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, वहां पर सोशल जस्टिस को फुल्ली ध्यान में रखा जाता है, इक्विटी को। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सोशल जस्टिस और इक्विटी का पॉइंट, ये असल में सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पर, और तीसरा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहां पर फास्ट डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है, कॉस्ट को भी मिनिमम हो वो भी ध्यान में रखना है, सारे लोगों को भी लेकर के चलना है, हर एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। बहरहाल फॉर होम टू प्रोड्यूस के एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने के लिए ये इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से डिसाइड करना होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया गया कि कौन से फैक्टर ध्यान में रखने होंगे। एक सोशलिस्ट, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल जस्टिस और इक्विटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालांकि ये सोशल जस्टिस और इक्विटी टर्म फेमस है, ये हर अर्थव्यवस्था में ये होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे मॉडर्न प्रॉब्लम्स की तरफ।
मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी का, इसमें दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आता है। आपको पता होगा कि एक सर्वे है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2050 तक जो हमारे पास क्रूड ऑयल का जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। तो क्रूड ऑयल का रिसोर्सेज खत्म हो जाने के बाद क्या हमको फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रखना होगा। तो फैक्ट्री हम बंद नहीं कर सकते, हमें तो कंटिन्यूअसली बिजनेस करना है। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना होगा? उसके लिए फिर हमको नए उसके लिए सबसे पहले हमको हालांकि ये पॉइंट जो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन अवॉइड किया जाए, यानी रिसोर्सेज का फुल यूज हो, और दूसरा रिसोर्सेज बेकार ना रहे, है ना। अगर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज वेस्ट हो जाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है, या पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये मॉडर्न इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे लेबर। अगर पूरे एक अर्थव्यवस्था में अगर इंडियन इकोनॉमी का अगर हम बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में लेबर फोर्स बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे अवॉइड किया जाए, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हम अपने इकोनॉमी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि किसी एक खेत है, खेत में अगर 5 वर्कर्स का ज़रूरत है, तो वहाँ पर फैमिली के 10 लोग काम कर रहे हैं। तो काम करते हुए 10 लोग लग रहे हैं, 10 ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑल द 10 आर वर्किंग, लेकिन एक्चुअल में 5 लोग जो है वो छुपी छुपी हुई बेरोजगारी को शो कर रहे हैं, क्योंकि उस इकोनॉमी के लिए जो चाहिए था, वो क्या चाहिए था? ओनली 5 लेबर। उस खेत के लिए क्या चाहिए था? सिर्फ 5 लेबर का जरूरत था। लेकिन वहां पर कितने लेबर्स को लगाया गया? वहां पर लेबर को लगाया गया 10 लेबर को, तो 5 लेबर छुप गया ना। तो ये भी प्रॉब्लम है, इन रिसोर्सेज को सही तरीके से, यानी जो भी रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइज करें, और जो रिसोर्सेज जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, उन रिसोर्सेज को भी कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये आज की अर्थव्यवस्था का एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। साथ ही साथ दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा जो मॉडर्न प्रॉब्लम है वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एक इसके बारे में भी हमने जस्ट बताया कि एक सर्वे के मुताबिक 2050 में जो है रिसोर्सेज, जो क्रूड ऑयल है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या क्रूड ऑयल के समाप्त हो जाने की वजह से हमें अपनी इकोनॉमी को रोकना पड़ेगा? क्या हमें अपनी मशीनों को रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा? क्या फैक्ट्रियां बंद हो जानी चाहिए? तो सवाल इसका जवाब है कि नहीं, फैक्ट्री तो बंद होगी नहीं। तो जिन लोगों ने ये रिसर्च किया है, उन लोगों ने बेसिकली हर अर्थव्यवस्था को ये सिग्नल दे दिया है कि लुक फॉर द अल्टरनेटिव, नए नए रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दे, नए रिसोर्सेज को ढूंढा जाए। आज से कुछ साल पहले हमें सोलर एनर्जी के बारे में नहीं पता था, आज पता है। आज से कुछ साल पहले हमें विंड एनर्जी के बारे में नहीं पता था। तो हम लोग रेगुलरली इस यूनिवर्स को, जो क्रिएशन है गॉड का, उस यूनिवर्स के क्रिएशन में बहुत सारे रिसोर्सेज गॉड ने रखे हैं। तो उन रिसोर्सेज में नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स में आता है, कि नए नए रिसोर्सेज को कैसे तलाश किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाए, कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाएं, ताकि रिसोर्सेज का मिनिमम यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मेंटेन और सस्टेन किया जाए। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, हम लोग अक्सर आज के डेट में बात कर रहे होते हैं, अक्सर न्यूज़ चैनल पे भी आप बात सुन रहे होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस तरह का डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, मेंटेन्ड रहे, यानी जिस तरह का लाइफ क्वालिटी हम लोग एटलीस्ट अफोर्ड कर रहे हैं, कम से कम उस क्वालिटी को उन तक देना। हालांकि हम समझते हैं कि अगर ओवरऑल लेवल पे बात करें, तो हम समझते हैं कि डिसेंट लाइफ क्वालिटी हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना और उस डिसेंट लाइफ क्वालिटी को मेंटेन करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोगों को रेगुलरली नए रिसोर्सेज को भी डिस्कवर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी ध्यान देना होगा, इनोवेशन की तरफ भी ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि आज के डेट में डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं, चाहे वो मूवीज के शक्ल में हो, चाहे जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज हम स्टोर करते हैं,
आज आपको मालूम होना चाहिए उन चीज़ों को स्टोर करने में, जो गूगल एक बहुत बड़ा साइट है, गूगल उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर उतना सारा स्पेस और उसको मेंटेन करने का प्रॉब्लम, प्लस उसके अंदर भी बहुत सारी कमी आ जाती है। तो अभी लगातार कैसे रिसोर्सेज को कम स्पेस में, यानी बहुत सारे डेटा को कम स्पेस में कैसे लाया जा सके, अभी इस पे फोकस हो रहा है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है कि कैसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज का आज के डेट में बात किया जा रहा है। डीएनए बेस्ड जो है वो डिस्क, या कह सकते हैं हम डीएनए बेस्ड जो है वो चिप्स का क्रिएशन का बात हो रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को स्टोर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर किया जाए। तो ये जो एग्जांपल जो हम आपके सामने रखते हैं, बेसिकली बात किस चीज का कर रहा है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, यानी आज के डेट का ये दो प्रॉब्लम और है। तो हम लोगों ने बात किया, आज की क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर अप किया था। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज मतलब स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना, अनलिमिटेड वांट्स में से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर लेना, इसको हम कहते हैं इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। दूसरी तरफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में 3 हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस किया। और तीसरा पॉइंट था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पॉइंट को कवर अप किया। और उसके साथ फर्दर हम लोगों ने डिस्कस किया आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात किया और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। आज का जो प्रश्न आपके सामने है वो है, ऑन व्हाट बेसिस अ प्रोड्यूसर टेक्स डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डिसीजन एक प्रोड्यूसर किस आधार पे लेता है। आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और जब क्लास ओपन होगा तो उस क्लास में हम इस क्वेश्चन के आंसर आपके नोटबुक में ज़रूर से देखेंगे। और बहुत जल्द हम आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे एक लाइव सेशन में, और उसका जो मैसेज है आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा। उस लाइव सेशन में हम लोग चैप्टर 1 जो आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का था, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस नए नए कौन कौन से, सिर्फ हम क्वेश्चन लेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को हम रिकॉर्ड करके फिर फर्दर आपको अपलोड कर दें उस वीडियोस को। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज के लिए इतना ही।